हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमने अभी रिसेंट क्लासेस में क्या कंप्लीट किया? हमने किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो आज हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है? आज हमारा स्टार्ट होने वाला है डेप्रिसिएशन चैप्टर। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही मनमोहक चैप्टर है बेटा डेप्रिसिएशन। तो चलो डेप्रिसिएशन पर आते हैं और डेप्रिसिएशन सीखते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, सारी बातों पर चर्चा करते हैं। आ जाओ पैड पर। तो ये रहा पैड बेटा। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन बेटा। चलिए डेप्रिसिएशन क्या है, कैसे है, चलो करते हैं बेटा। सबसे पहले नाम लिख लीजिए। नाम लिख के अपने पेन को और नोटबुक को रख दीजिए साइड में और बाबा की बातें सुनिए बेटा। ठीक है, तो चलो कवि क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन में। ठीक है, ओके सर। बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनना। मैंने कहा कि मेरे पास एक सेल फोन है, मेरे पास एक सेल फोन है बेटा, और आपके पास भी कोई ना कोई सेल फोन होगा। ठीक है, लाइक मैंने कोई भी एक सेल फोन खरीद लिया एमआई का, या फिर कोई भी कंपनी है आपके पास, जो भी कंपनी आपके पास है, आप किसी भी कंपनी का बेटा खरीद सकते हो। मैंने कहा मेरे पास एमआई का फोन है, जो मैंने आज से 1 साल पहले 20,000 रुपया खरीदा था बेटा। 1 ईयर एगो मैंने कितने का खरीदा था? 20,000 रुपया खरीदा था। मैंने कहा बताना भाई, आज मैं उसको सेल कर रहा हूँ, आज मैं उसको सेल कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सेल टूडे। तो बेटा ये कितने रुपए में बिक जाएगा? क्या ये 20,000 में बिक जाएगा बेटा? अरे सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? सर ये 20 में नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि सर आपने जब क्या नाम है एमआई को खरीदा है, उस समय टेक्नोलॉजी भी अलग थी। अब टेक्नोलॉजी भी सर अच्छी हुई है। और दूसरा सर आपने उसको यूज कर लिया है, उसकी वैल्यू डाउन होगी, उसकी वैल्यू डाउन होगी। सर आप तो यहाँ 1 साल की बात कर रहे हो। अगर आप आज सेलफोन खरीदते हो 20,000 रुपए का और 2 दिन बाद भी सेल करते हो ना, तो भी 20,000 रुपए का नहीं सेल होगा सर। उसकी वैल्यू डाउन होगी ही होगी। क्या हुआ? उसकी वैल्यू में क्या होगा सर? वैल्यू रिडक्शन होगी ही होगी। वैल्यू में रिडक्शन होगा ही होगा, रिडक्शन होगा ही होगा बेटा। इस वैल्यू रिडक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस वैल्यू के रिडक्शन को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हाँ जी सर, यस बेटा। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चला। हाँ सर, इतना तो सर हमने क्या नाम है जनरल एंट्री में भी सीख लिया था। जनरल एंट्री में आपने बताया था कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो भी क्या नाम है रिडक्शन होता है, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको डेप्रिसिएशन के बारे में। अब मैं आता हूं, आपको एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूं। सर ये भी तो अच्छा था। हाँ, थोड़ा सा हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्यों जरूरी है, डेप्रिसिएशन नहीं लगाते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और डेप्रिसिएशन लगा देते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई देखो, हमने एक है ना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। सर क्या बिजनेस स्टार्ट किया? तो हमने क्या कि क्या नाम है, यहाँ था बिस्ला गारमेंट्स, और यहाँ थी मोहन गारमेंट्स बेटा। यहाँ था बिस्ला गारमेंट्स और यहाँ थी मोहन गारमेंट्स। आपको पता है? जी सर हमें पता है, ऐसा रहता है, 2 बिजनेस हैं। मैंने कहा बेटा हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम ऐसा करेंगे, कपड़ों को बनाएंगे और कपड़ों को सेल करेंगे। कपड़ों को बनाएंगे, दैट इज मैन्युफैक्चर करेंगे, आफ्टर दैट उसको सेल करेंगे। मैंने और मोहन ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों ही अच्छे दोस्त हैं, और हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने पता था कि हमें कॉटन से क्लोथ बनाना है। हालांकि आपको सर कॉटन से पहले थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर क्लोथ बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी मशीन थी कि हम कॉटन से क्लोथ बना रहे थे। हाँ जी सर, मतलब रुई से हम क्या बना रहे थे सर? कॉटन से हम क्लोथ बना रहे थे, थ्रेड भी इसी के अंदर बन रहा था। ठीक है, ओके। तो सर क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग एक मशीन लेकर आए, हम लोग एक मशीन लेके आए। अलग अलग बिजनेस था बेटा, अलग। तो मैं भी मशीन लेके आया बेटा। तो मैं लेके आया 10 करोड़ की मशीन, और ये भी मशीन लेके आया बेटा 10 करोड़ की, ये भी मशीन लेके आया बेटा। हम दोनों के दोनों व्यक्ति गए, मशीन लेकर आए 10-10 करोड़ की, और हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। हमारा बिजनेस बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था बेटा, हमारा बिजनेस बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा था। और जब हमने ये मशीन खरीदी ना, जब हमने ये मशीन खरीदी, तो मशीन वाले भैया से पूछा भी था, ये नॉर्मल क्वेरी आप भी पूछते हो भैया से, कुछ भी लेके आते हो, सर ये लगभग कितने साल तक चल जाएगी, लगभग कितने साल तक चल जाएगी? तो उसने बताया कि भाई लगभग इसकी 10 ईयर्स लाइफ है। ये 10 साल तक अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे तो 10 साल तक ये बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही अच्छे से चल जाएगी, और आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कायम रखेगी। ठीक है, यस सर। तो भाई मैंने क्या कहा, देखना, मैंने कहा कि देखो मेरी सोच क्या थी, मैं अपनी सोच बताता हूं सर। ईयर 1 में मेरे को प्रॉफिट हुआ, ईयर 1 में प्रॉफिट हुआ, ईयर 2 में प्रॉफिट हुआ, ईयर 3 में प्रॉफिट हुआ, ईयर 4 में, 5 में, 6 में, इस तरह से बेटा मेरे को प्रॉफिट होता गया।
और मैं प्रॉफिट को लिखता भी गया बेटा, ये रहा मेरा प्रॉफिट हुआ। तो मैं बताता हूँ बेटा प्रॉफिट भी हम दोनों का मैं एज्यूम करूंगा कि बराबर ही हुआ है। देखना मैंने कहा ये रहा हम, ये तो रहे हम, कौन सर, ये तो बिस्ला जी रहे और ये मोहन जी रहे। मैंने कहा इनको भी 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में बेटा ये इनको प्रॉफिट रहा। सेम प्रॉफिट कहता हूं कि भाई शुरुआती दौर में हमें कितना का हुआ सर, बेटा शुरुआती दौर में हुआ हमें 2 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, 2 का भाई ज्यादा हो गया, मैं कहता हूं 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। पहले साल में हमें 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, थर्ड में भी 1.5 का हुआ बेटा, फिर 1 करोड़ 75 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 75 लाख, और फिर बेटा हमें हुआ 2 लाख का 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 75 लाख, फिर 2 करोड़ का हुआ बेटा, फिर मैंने कहा फिर 2 करोड़ का हुआ, लास्ट में 2.10 करोड़ का हुआ। इस तरह से बेटा मेरे को प्रॉफिट हुआ। और सेम प्रॉफिट मैं एज्यूम कर रहा हूं मोहन गारमेंट्स को, एज्यूम करता हूं सेम, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा जी सर। तो ये का 1.5 करोड़, यहाँ भी 1.5 करोड़ हुआ और यहाँ भी 1.5 करोड़ हुआ, इनको 1.75 करोड़ हुआ, 1.75 करोड़, 1.75 करोड़, और यहाँ पर 7th में आके कितना हुआ, 7th में 1.75 करोड़, 1 2 3 4 1.75 करोड़, और यहाँ पर हुआ बेटा 2 करोड़ और 2 करोड़ और 2.10 करोड़। इस तरह से बेटा मुझे भी प्रॉफिट हुआ अगले 10 सालों में, और अगले 10 सालों में सर मोहन गारमेंट्स को भी प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने एक नई यूनिट्स लेके आए, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया कि हम कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उनको सेल आउट करेंगे। जी सर, तो सर बेटा ये हमें प्रॉफिट हुआ। और मैंने क्या किया बेटा, मैं तो मजेदार आदमी बेटा, मैंने क्या किया बेटा, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। आपको पता है जितनी आमदनी होती है ना, जितनी इनकम होती है, उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति के खर्चे होने लग जाते हैं। अगर आपके पॉकेट में आज 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए को ध्यान में रखते हुए खर्चे करोगे, और 1000 रुपए हैं तो 1000 के अकॉर्डिंग आपके खर्चे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। ये पता है जी सर। तो मैंने क्या किया बेटा, मैं था मजेदार इंसान, मैंने ये भी उड़ा दिए, ये भी उड़ा दिए, मतलब बेटा मैं इनको यूज करता रहा। ठीक है, नॉर्मल सभी के सभी पैसों को यूज करता रहा, यूज करता रहा, यूज करता रहा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। यहाँ पे 7वें साल पे मेरे हमारे साथ क्या हुआ, यहाँ पर आके मैं बताऊंगा कि हमारे साथ कुछ हुआ बेटा। जैसे ही 7 साल बीते हमारे साथ कुछ हुआ, सर ऐसा क्या हुआ मैं बताऊंगा बेटा, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो बेटा हमारा क्या हुआ सर, ये ऐसे चल रहा था, और ये क्या था बेटा, ये थोड़ा सा समझदार था, मोहन थोड़ा सा समझदार था। मोहन ने सोचा भाई देखो, उसने मेरे को क्या बताया है, जब मैं टेक्नीशियन के पास गया था, मतलब जब भी मैंने मशीन खरीदी थी, तो भैया कह रहे थे, मोहन सोच रहा है कि भैया ने कुछ कहा था, भैया ने कुछ कहा था, ये कह रहे भैया ने कुछ कहा था कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, after 10 year you have to परचेज न्यू मशीन है ना, क्योंकि 10 साल तक ही चलने वाली है, तो 10 साल बाद इसको एक नई मशीन खरीदनी है। तो ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मुझे 10 साल बाद 10 करोड़ रुपए चाहिएंगे, 10 साल बाद 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्यों ना मैं आज से ही थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लूं, ताकि 10 साल बाद मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं एक नई मशीन आराम से ले आऊं। जी सर, तो इसने क्या किया बेटा, इसने कहा कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, तो क्यों ना मैं हर साल 1-1 करोड़ रुपया क्या रिजर्व में रखता रहूं, 1-1 करोड़ रुपया सेव करता रहूं, 1-1 करोड़ रुपया सेव करता रहूं। तो इसने ऐसा ही किया बेटा। इसने कहा कि भाई 1.5 करोड़ है, हम करते हैं, इसने कहा कि नहीं भाई 1 करोड़ तो मैं आप अपना अलग से रखूंगा, 1 करोड़ हर साल मैं अलग से रखूंगा, क्योंकि मेरे को बाद में क्या खरीदना है सर, बाद में मेरे को मशीनरी खरीदनी है। 1 करोड़ 1 करोड़ और 1 करोड़ बेटा, इस तरह से रहा। तो इसने कितने उड़ाए बेटा, इसने 50 लाख, 50 लाख मतलब 50 लाख ही यूज किए बेटा, उड़ाने का मतलब उसने यूज किए 50 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख, यहाँ पर 1 करोड़, 1 करोड़ और 1.10 करोड़। इस तरह से आपको पता चला बेटा, यहां पर जैसे यार ये बेटा मोटे खर्चे कर रहा था। इसने यहां पर बेटा, इसने क्या नाम है बेटा, ये छोटी गाड़ी खरीद रखा था, इसने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, बड़ी बड़ी शौक पूरे किए इसने, इनके शौक पूरे बेटा, बड़ी बड़ी गाड़ियां बेटा, लोन भी लेता रहा, कुछ पैसे थे तो इन्होंने बड़े अच्छे से क्या किया, अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को जिया। लेकिन ये बेचारा क्या कर रहा था सर, ये सेव कर रहा था, ये थोड़े पैसे क्या नाम है डेप्रिसिएशन के रूप में थोड़े थोड़े पैसे अलग रख रहा था, क्योंकि उसको पता था, उसको क्या पता था बेटा, उसको पता था कि इन फ्यूचर में मुझे मशीनरी खरीदनी है। ठीक है, तो मैं एक बात और बताता हूँ बेटा, यहाँ पे बेटा 8th ईयर में दोनों की बेटा क्या हुई, शादी फिक्स हुई। मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरी कहानी बताता हूँ बेटा। 8th ईयर में
दोनों की शादी फिक्स हुई बेटा, इनकी शादी मतलब फिक्स का मतलब बेटा, फिक्स का मतलब ये नहीं डेट आ गई, एक इनका इनका रिश्ता हुआ बेटा, और दोनों को सुंदर सुंदर वाइफ मिली। वाइफ तो नहीं कह सकते अभी, हाँ जी सर, मतलब इनकी बात चल रही थी, हाँ हाँ ऐसा कह सकते हैं, बात चल रही थी। बट इनमें से एक की तो वाइफ बन गई थी बेटा, एक ही नहीं बनी। आप एस्टिमेशन लगाना किसकी शादी हो गई किसकी नहीं हुई, ठीक है। ये थी और ये थी, ये दो थी, ठीक है। इसमें से क्या हुआ बेटा, ये तो क्या नाम है ये दोनों लड़कियों की शादी के लिए वर देखे गए। कहते चलो हम शादी करने की कोशिश करते हैं, तो हम एक बिस्ला जी को पकड़ा गया, एक मोहन जी को पकड़ा गया। तो बेटा हमारा सब कुछ ओके है बेटा, 2 साल तक इन्होंने कहा कि हम 2 साल तक देखेंगे ये कैसा धंधा कर रहे हैं, कैसे बिजनेस चला रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर सेव मतलब फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। तो भाई ऐसे सब करते हैं, हाँ सर। तो इन्होंने क्या किया बेटा, 8 और 9 में तो देखा, 10 में आते आते आपको पता था उसने मना किया था कि 10 साल बाद ये मशीन जय बोल जाएगी, तो मशीन ने बोल दी जय, मशीन बोली जय माता की, क्या बोली, जय माता की, और जय माता की बोल के बंद, जय माता की बोल के बंद। और अब मैंने कहा ओ माय गॉड, मशीन गई। बेटा अगर मुझे अपने काम धंधे को सुचारू रूप से चलाना है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे अगर रन करना है, अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है, तो मुझे मशीन की जरूरत होगी। और मैंने पूछा मार्केट में मशीन कितने की है, तो मार्केट में पता चला वो मशीन जी 12 करोड़ की है, पहले 10 की थी, अब 2 बेटा बढ़ते हैं रेट, ये सर, तो 12 करोड़ की है। तो मैं टेंशन में हूं, मैंने कहा ओ माय गॉड, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 2.5 करोड़ है, यही 2.5 करोड़ हो सकते हैं ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हाँ पीछे तो मैं उड़ाता जा रहा था पैसों को। मैंने कहा 2.5 करोड़ है, अब 9.5 करोड़ कहां से लाऊं, 9.5 करोड़ कहां से लाऊं। मेरे दिल की धड़कनें तेज होगी बेटा, धक 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 कर रही है। मैंने कहा 9.5 करोड़ तो बेटा कहीं से इंतजाम नहीं कर सकता, कहीं से इंतजाम नहीं कर, इतनी बड़ी राशि है। हम्म। तो सर क्या हुआ बेटा, अब मैंने अपने बिजनेस से कुछ पैसा नहीं निकाला था, थोड़े थोड़े अमाउंट में, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर, मैंने फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखा था कि मुझे फ्यूचर में एक नई मशीनरी खरीदनी होगी, मुझे फ्यूचर में एक फिक्स एसेट्स खरीदनी होगी। तो बेटा क्या रहा, हालांकि देखो क्या पता मैं दुख सुख पाके इस मशीन को खरीद भी लूं, लेकिन मैंने कहा कि एक तरह से मेरे बिजनेस पर एक बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया बेटा, मेरा बिजनेस डगमगा गया बेटा, इस तरह से मेरा बिजनेस डगमगा गया है बेटा। यस सर, आपका बिजनेस डगमगा गया है। तो बेटा मेरे को क्या हुआ, मेरा ऐसे डगमगा गया और बेटा मेरी तो होगी कैंसर। वो फिर क्या, श्रीमान जी आपका तो बिजनेस डगमगा गया है, तो हम तो, अच्छा तो हम चलते हैं। मैंने कहा फिर कब मिलोगे, बोली अगले जन्म ही देखेंगे, इस जन्म में तो नहीं मिलते, ठीक है। तो मैं बेटा उदास, और मैंने कहा, फिर मैंने मोहन को देखा, मैंने कहा मोहन तो बेटा कई बार क्या होता है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरों भी दुखी है ना तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरा अगर सुखी है और हम दुखी हैं तो भाई साहब डबल दुख। मैंने कहा मोहन के पास फोन, मैंने कहा मोहन हमारे साथ तो ये कर्मकांड हुआ, क्या आपके साथ हुआ? बोला नहीं नहीं भाई साहब, मेरी तो डेट फिक्स हो गई है और मैं तो क्या नाम है शादी के कार्ड लेके आ रहा हूँ तेरे पास। मैंने कहा ऐसा कैसे, मैंने कहा ऐसा कैसे, मैंने कहा मोहन भाई पूरी पूरी बात बता। बोला देख मेरे भाई, मुझे जब उसने कहा था कि 10 साल बाद आपको एक नई मशीनरी खरीदनी होगी, मतलब 10 साल तक ये चलेगी, तो मैंने क्या किया, हर साल थोड़ा 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 पैसा एक्यूमुलेट करता गया। एक्यूमुलेट का मतलब होता है बेटा जोड़ना, थोड़ा थोड़ा पैसा एक्यूमुलेट करता रहा, क्योंकि मुझे फ्यूचर में एक मशीनरी खरीदनी है जो एक बड़े ही भारी अमाउंट की होगी। तो मैंने थोड़ा 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 पैसा जोड़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने थोड़े कम खर्चे किए और आज मेरे पास 10 करोड़ तो है ही है बेटा, ये भी तो हमारे पास है। यस सर, ये भी हमारे पास है। तो सिंपल सी बात लगा लो, 12 करोड़ की मशीन आनी थी, 10 करोड़ मेरे पास है, 2 करोड़ का मैं इंतजाम कहीं से भी कर सकता हूं। तो ये भाई साहब, ये इंसान तो नई मशीन ले आया बिना किसी परेशानी के, बड़ी ही स्मूथली से, और ये नई मशीन ले आया और नई मशीन को लेके इसने क्या कर दिया, इंस्टॉल करवा दिया, और ये बिजनेस को कंटिन्यूअस बेसिस पे रन कर रहा है। इसके बिजनेस में कोई सी भी तरह की अड़चन नहीं आई है। बात समझ आई या नहीं आई? यस सर, और इसकी शादी भी होगी बेटा, सब कुछ हो गया, ठीक है सर। आपकी मेरे को छोड़ो ठीक है, हमने एक कहानी बता दी ना, बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो सर इस तरह से होता है बेटा, ये जो 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, ये हर साल कुछ अमाउंट उसने एक्यूमुलेट किया है, जो जोड़ा है, प्रॉफिट से निकाला है, इसी को बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखेंगे, वैसे तो पूरा होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DEP और N छोटा बेटा, इस तरह से डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके सर, तो इसने क्या किया बेटा, डेप्रिसिएशन के रूप में एक हर साल छोटा 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 अमाउंट को साइड में रखता गया और साइड में रखता गया। सर ये पैसा कहाँ जाता है बेटा, ये पैसा बैंक में ही रहता है, ठीक है, बैंक में अपने आप जुड़ता रहता है, बैंक में अपने आप जुड़ता रहता है। जी सर, तो उसके पास क्या हुआ, 10 करोड़ थे और उसने इजिली उसने क्या किया, मशीनरी को खरीद लिया। ओके, तो बेटा मुझे एक चीज बताना, इसमें मैंने क्या क्या चीजें यूज की।
सर ये आपने 10 क्या नाम है, ये आपने 1 करोड़ कैसे निकाला? देखो बेटा, मेरी कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी? मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट लिख दूं? हाँ सर, कॉस्ट ऑफ एसेट दैट इज मशीन की वैल्यू कितनी थी बेटा? आपकी थी सर सर आपकी मशीन की वैल्यू थी 10 करोड़। वेरी गुड बेटा। और यूजफुल लाइफ कितनी थी? यूजफुल लाइफ क्या होती है बेटा? मुझे ये पता हो कि कितने साल तक चलेगी। सर आपकी थी 10 ईयर्स की। ठीक है, कितने की थी? 10 ईयर्स की। और तो मैंने कहा भाई डेप्रिसिएशन निकालना, तो आपने कहा डेप्रिसिएशन जितनी कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो जितने नंबर से है, तो दैट इज सर डेप्रिसिएशन आएगा 1 करोड़ एवरी ईयर। एवरी ईयर लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि ये 1 करोड़ ही डाल दो, 1 करोड़ रुपया आएगा। एक बात और बताना मेरे को एक बात और बताना, अगर ये मुझे ऐसे कह देते, अगर ये मुझे एक बात और बोलते, सर आप कुछ बात ऐसी है कि आपकी जो मशीन है ना 10 साल तक ही चलेगी, लेकिन 10वें साल में ये एज अ स्क्रैप आपकी सेल हो जाएगी, एज अ स्क्रैप सेल हो जाएगी। और मैंने कहा भाई कितने की सेल हो जाएगी एज अ स्क्रैप? बोला एज अ स्क्रैप ये सेल हो जाएगी। मैंने कहा भाई सेल का अमाउंट बताओ। इन्होंने कहा एज अ स्क्रैप ये हो जाएगी 1 करोड़ की सेल। कितने की हो जाएगी? 1 करोड़ की सेल। ऐसा होता है ना भाई, आपका जो भी आप फोन यूज करते हो, आप 10 साल 3 साल 5 साल यूज करो, तो स्क्रैप में तो चला ही जाएगा 200 400 500 रुपए का। जी सर। तो मैंने कहा इतनी बड़ी मशीन खरीदी है तो वो कबाड़े में तो बिक जाएगी। हाँ, तो बोला कबाड़े में बिक जाएगी 1 करोड़ की। कितने की बिक जाएगी? 1 करोड़ की। तो मैंने कहा, उसने कहा कि भाई 1 करोड़ की बिक जाएगी, तो मैंने कहा 10 करोड़ मेरे को चाहिए 10 साल बाद। 1 करोड़ की वो बिक जाएगी, 1 करोड़ की वो बिक जाएगी, तो मेरे को कितने ही इकट्ठे करने हैं? 9 करोड़। बेटा यहाँ पे तो मैंने जानबूझ के क्या नाम है 12 करोड़ किए थे, आप एज्यूम करो ये 10 करोड़ ही होते हैं। ठीक है, कुछ नहीं कह रखा तो हम सोचेंगे कि मशीन उतने की ही मिल जाएगी। ठीक है जी सर। तो मैंने कहा भाई ध्यान से सुनो, फिर डेप्रिसिएशन कितने का लगाना चाहिए? सर अब डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, देखो सर आपको चाहिए 10 करोड़, आज से 10 साल बाद आपको 10 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ की तो सर ये बिकी जाएगी, तो आपको कितने पैसे की जरूरत चाहिए? सर 9 करोड़ की, डिवाइड बाय 10 दैट इज 90 लाख। हर साल डेप्रिसिएशन होगा बेटा 90 लाख रुपए। हर साल डेप्रिसिएशन होगा 90 लाख रुपए। सर ये आपने कैसे निकाला? बेटा देखो, आज से 10 साल बाद आपको 10 करोड़ चाहिए, तो मैंने कहा भाई हर साल 1-1 करोड़ रुपया ऐड करते जाओ, 1-1 करोड़ रुपया ऐड करते रहो। आफ्टर 10 ईयर्स आपके पास होंगे 10 करोड़ रुपीस। हाँ या ना? जी सर। मतलब आपकी जितने की वैल्यू ऑफ मशीन थी उतने ही पैसे आपके पास आ गए। सेकंड केस कहता है बेटा आपको, सेकंड केस कहता है कि आफ्टर 10 ईयर जो आपकी मशीनरी का स्क्रैप होगा ना, मशीन जो भी होगा वो स्क्रैप में सेल हो जाएगी, वो बिक जाएगी, कबाड़ी में बिक जाएगी, और कबाड़ी में बिक के आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई 10 ईयर बाद, आफ्टर 10 ईयर्स 1 करोड़ तो श्योर है एज अ स्क्रैप। हाँ सर। तो अब मुझे कितने रुपए और चाहिए डेप्रिसिएशन क्या नाम है ऐसे खरीदने के लिए? सर 9 करोड़। मैंने कहा 9 करोड़ पे लगना चाहिए ना डेप्रिसिएशन, 10 ईयर तो 90 लाख। तो 90 लाख 90 लाख 90 लाख 10 साल के लिए कितना हो जाएगा? सर ये तो हो जाएगा 9 करोड़, और 1 करोड़ की सेल कर देंगे स्क्रैप को, तो 10 करोड़ मेरे पास इकट्ठा हो गया। यहाँ पे भी 10 करोड़ इकट्ठा हो रहा था, और यहाँ पर भी 10 करोड़ इकट्ठा हो रहा है। जी सर। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। ओके सर, बात समझ में आ गई है। स्क्रैप वैल्यू भी ध्यान रखो। ओके सर, तो आई होप सो बेटा आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। जी सर, हमें ये सारी 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 की सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो बेटा मैं आपको एक बार लिखने का समय देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी नोटिंग करवाता हूँ, नोटिंग के बाद मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। उसके बाद लिखवाते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है, सारी चीजें। जल्दी से लिखिए। ये राइट साइड का दिखा दूंगा मैं, हम जल्दी से लिखिए इसको।
जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। You have 10 seconds more. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9 and 10। बस टाइम इज ओवर। ठीक है, अब हम लिखवाते हैं। तो चलो अब मैं लिखवाता हूँ बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है। लिखो व्हाट इज डेप्रिसिएशन, अभी साथ साथ लिख रहे हैं। लिखो बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इट इज, दूसरे पेन से लिखो, इट इज diminution in the value of assets, जनरली फिक्स एसेट्स होती है बेटा, लिख लेना। डिमिनिशिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू wear and tear over the passage of time, over the passage of time बेटा। ठीक है, it is our indirect expense, hence charge to profit and loss account, charge to debit side of profit and loss account. Due to depreciation we accumulate होगा इकट्ठा करना, accumulate the amount equal to value of asset। Due to depreciation we accumulate the amount equal to the value of assets in our bank account, इन आवर बैंक को छोड़ दो, वैसे इन आवर बैंक ही बैंक में ही रहता है जी सर, इतना हो गया है। उसके बाद क्या लिखे, इट इज द डिमिनुएशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स ड्यू टू द वियर एंड द टियर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, इट इज आवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हेंस चार्ज टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्यू टू डेप्रिसिएशन वी एक्यूमुलेट द अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स। बेटा ये सारी चीजें लिखेंगे जी सर। अप्रोक्सीमेटली लिखना बेटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेप्रिसिएशन। ठीक है जी सर, क्योंकि मैं इसके बाद आपको ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड था, उसके बाद और भी करवाऊंगा। ठीक है सर, यस सर। तो डेप्रिसिएशन हो गया बेटा। डेप्रिसिएशन के बाद लिखिए डेप्रिसिएशन किस किस पर लगता है, डेप्रिशिएबल एसेट्स बेटा, इसके बारे में लिखिए। डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती है, ठीक है, जल्दी से इसको लिखो, फिर उसका डेप्रिशिएबल एसेट्स करवाते हैं। जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखिए बेटा, जल्दी से लिखिए। जल्दी से लिखो। जी सर हो गया है। तो चलो डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होता है, द एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। ये किस एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। नंबर वन द एसेट शुड बी यूज फॉर more than one accounting period या अकाउंटिंग ईयर बेटा, ईयर बोलो या अकाउंटिंग पीरियड। सर ये वापस आएगा अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, अभी बता देंगे, एक बार कराने दो उसके बाद बता देता हूँ इसके बारे में। एंड एक तो ये होना चाहिए एंड, ठीक है, आई क्या होना चाहिए सर, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, एंड it should be used for
रेंडरिंग ऑफ सर्विस, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक सप्लाई ऑफ गुड्स, that is it is not used, it is not used for sale oblique purchase, it is not used in normally ordinary course of business, ऐसे लिखता हूं, it is not used in ordinary course of business, ordinary course of business मतलब बेटा जनरली इसको परचेज सेल के लिए नहीं खरीदा, जैसे माल खरीदते ही किसी लिए सेल करने के लिए, तो वो तो गुड्स हो जाता है। ये किसकी मतलब ये गुड्स के ऊपर नहीं लगता, किसके ऊपर लगता है सर? सबसे पहली बात तो सर ये मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, ये रहा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड सर ये होना चाहिए सर। दूसरा क्या होना चाहिए सर? ये रेंडरिंग क्या नाम है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन इसके साथ इंटरलिंक होती हैं। जल्दी से आप इन कंडीशन को लिख लीजिए बेटा, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। जी सर अभी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा डेप्रिसिएशन कितने प्रकार का होता है, जल्दी लिखो। छोटा कर दूं ताकि आप किसी बच्चे का ऊपर वाला रहता तो ऊपर वाला भी देख ले। लो जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी सर अभी लिख लेते हैं। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया हो। लिख लिया? हाँ जी सर लिख लिया। तो चलो बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। तो सर एक बार आप इनको क्या नाम है, एक वो भी बता दो सर, वो भी बता दो। क्या बता दें सर? रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है? चलो रेजिडुअल वैल्यू बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको हिंदी को समझा देता हूँ। रेजिडुअल वैल्यू लिखो बेटा। पॉइंट लिखा है क्या मैंने ऊपर? नहीं, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल ओब्लिक स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। रेजिडुअल का मतलब ये होता है बेटा बची हुई वैल्यू। these are value, these are the amount, these are the amount which we can realize, which we can realize after the useful life, after the full usage, after the full usage of depreciable assets at the end of its life, ठीक है। एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ क्या रखा है? these are the amount which we can realize after the full बेटा, after the full usage of depreciable asset at the end of its लाइफ, ठीक है। उसकी लाइफ के एंड में मतलब 5 साल तक चलने वाली मेरी मशीनरी, 5 साल के एंड में मैं उससे जो भी अमाउंट रियलाइज कर लूंगा एज अ सेल, लाइक, ठीक है। लाइक मैं एक बार एग्जांपल ले लूं, उस एग्जांपल में सारी चीजें बता दूंगा, क्या डेप्रिशिएबल एसेट्स है, क्या नहीं है, कैसे है। जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखो, और फिर इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूं। जल्दी से लिखिए फिर समझाते हैं। जी सर लिख लिया है। तो चलो चलते हैं बेटा। नंबर 1 क्या कहता है? नंबर 1 क्या कहता है सर? इट इज अ डिमिन्यूशन। बेटा इसका मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है इसका मतलब? रिडक्शन, रिडक्शन। डिमिन्यूशन का मतलब होता है रिडक्शन, कमी आना, रिडक्शन होना, डिक्रीज होना इन द वैल्यू ऑफ, किसमें? वैल्यू ऑफ एसेट्स, कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होना। यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट लिख रखा बट आगे मैंने समझा भी रखा है। ड्यू टू द वियर एंड टियर। बेटा वियर एंड टियर का मतलब होता है जैसे आपका घर है बेटा, ये सर घर है, आप उसको अगर उसकी टाइम पे मरम्मत नहीं करवाओगे, उसकी व्हाइट वॉशिंग नहीं करवाओगे, पेंट वगैरह नहीं करवाओगे, क्या उसकी वैल्यू नहीं गिरती? यस सर उसकी वैल्यू गिरती है। तो ये क्या रखा है कि नॉर्मल वियर एंड टियर ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी, क्योंकि समय बीतेगा बेटा आपका, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने अपना फोन ही ले लिया, जैसे जैसे समय बीतेगा तो बेटा उसकी वैल्यू अपने आप कम होती रहेगी, वियर एंड टियर और या फिर ऑब्सोलेंस के कारण, मतलब टेक्निकली दिक्कत के कारण से। टेक्निकली दिक्कत क्या? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है बेटा, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जी सर। उसके बाद क्या रखा है? इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आपने भी देखा था। यस सर, अटर्म सटर्म सारे खर्चे कहां आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हेंस चार्ज टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। यस सर, जो बच्चा पहले डेप्रिसिएशन कर रहा है तो उसको पता चल जाएगा। ड्यू टू डेप्रिसिएशन
वी एक्यूमुलेट द अमाउंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मैं इसने क्या रखा है कि डेप्रिसिएशन के थ्रू हम थोड़ा थोड़ा पैसा एक्यूमुलेट करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, ताकि लास्ट में जाके हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम वही एसेट्स खरीद लें कंफर्टली। ठीक है, यस सर। उसके बाद कह डेप्रिशिएबल एसेट मतलब किस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, सॉरी तो क्या क्या रखा है बेटा, क्या रखा है कि ऊपर ही बता रखा है द एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज, कि किस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, ये बता रखा है। क्या रखा है द एसेट्स शुड बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, मतलब क्या रखा है बेटा वो एसेट मोर देन 1 ईयर यूज होनी चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है, आप कोई भी एसेट्स का मतलब कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, आप उसको एक अकाउंटिंग पीरियड में ही सेल करते हो। कोई भी चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, पहली बात तो 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होनी चाहिए, तभी तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। जी सर। उसके बाद क्या रखा है इट शुड बी यूज फॉर द रेंडरिंग ऑफ द सर्विस मैन्युफैक्चरिंग ओनली सप्लाई ऑफ द गुड्स। क्या रखा है या तो आप उसको माल बनाने के लिए यूज कर रहे हो उस मशीनरी का, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई के लिए आप यूज कर रहे हो। लाइक मैंने कहा कि क्या नाम है, मैं गारमेंट्स का बिजनेस है, मैं कपड़े बेच रहा हूं, तो मैंने क्या कर रखा है बेटा फर्नीचर वगैरह, चेयर वगैरह लेके आ रखी है, किसी के लिए सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की सप्लाई करने के लिए, ताकि सर क्यों कस्टमर आए इजिली बैठे कंफर्टली रहे बेटा। ठीक है, वही इसीलिए मैंने ऐसी एसी लगा रखा है, इसीलिए मैंने कोई मशीन वगैरह लगा रखी है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस का मतलब होता है बेटा मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइक मैं क्या कर रहा हूं सर, लाइक मैं मशीन को क्या कर रहा हूं, मशीन को रेंट पर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, मशीन को रेंट पर दे रहा हूं। लाइक मशीन दैट इज एसेट को क्या कर रहा हूं, रेंट पर दे रहा हूं, रेंटरिंग ऑफ सर्विस। ठीक है, मैं रेंट पर देने की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तभी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ये वैसे ओनली वेट डेफिनेशन, ये कहीं इतनी ज्यादा काम की नहीं आने वाली, बस मैं आपको समझा रहा हूं। आई क्या कह रखा है रेजिडुअल, मतलब आपके माइंड को थोड़ा सा शार्प कर रहे हैं, यहाँ से आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही। आई क्या कहता है रेजिडुअल ओब्लिक स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल का मतलब होता है बची हुई, शेष। और स्क्रैप का मतलब भी क्या हुई, बची हुई, लास्ट में जो भी कूड़ा कबाड़ा सर कितने में बिक जाएगा, सिंपल सी बात है। दीज आर द अमाउंट विच वी कैन रियलाइज आफ्टर द फुल यूसेज ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स की फुल आपको इसको यूज करो और लास्ट में कितने में बिक जाएगी, जितने में बिक जाएगी उसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू, अरे एक बात और लिखो फिर, रेजिडुअल वैल्यू है तो एंड ऊपर इसके साथ, इसके नेक्स्ट सेक्शन में एक होगा इट हैज लिमिटेड लाइफ, लिमिटेड लाइफ। ठीक है, ये आ गया, तो एक बात और लिखनी पड़ेगी ना, लिमिटेड लाइफ। क्या सर बेटा किसी एसेट्स की लिमिटेड लाइफ होगी, जैसे 10 साल 20 साल 25 साल, तभी तो डेफिनेशन लगाएंगे। हमने कहा कुछ एक ऐसी एसेट खरीदी थी जो अनलिमिटेड समय के लिए यूज होने वाली है, तो उस पर काय का डेप्रिसिएशन है, उस पर काय का डेप्रिसिएशन सर। ये बात लिखना। एंड मतलब 3 पॉइंट हो गए कि वो अकाउंटिंग ईयर के लिए अंदर होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या फिर सप्लाई ऑफ द गुड्स के लिए या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए होनी चाहिए, और इट हैज अ लिमिटेड लाइफ, उसकी लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए, दैट इज सर 5 साल 10 साल 20 साल, इस तरह से बेटा लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको, नए पॉइंट को। ठीक है जी सर, हमने लिख लिया है, तो चलो बेटा अब आगे चलते हैं। अब एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल आप लोग करने वाले हो, एग्जांपल आप लोग करने वाले हो। ठीक है, वैसे मैं लिख दूं डेप्रिसिएशन की, क्या नाम है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी लिखवा दूं। यस सर, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी लिखवा दो। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लिख लो बेटा। नंबर 1, सिर्फ ये लिखवा रहा हूं मैं, समझाऊंगा बाद में। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको बेटा हम यूज करेंगे SLM, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड बेटा। आगे लिखो रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब होता है गिरावट करना, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। इनका एक ही मतलब एक ही व्यक्ति के दो नाम है, या तो इसको WDV बोल लो, WDV जनरली इसको WDV के नाम से जानते हैं, या फिर DVM के नाम से। ठीक है, वैसे WDV सबसे ज्यादा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके बाद हालांकि और काफी सारे मेथड हैं, आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ यही है। हालांकि सर और कौन से, सम ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, आपको लिखवा दूं, हाँ सर लिखवा दो बेटा, इन्हीं पर है, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन यहीं पर है और कहीं नहीं, मैं लिखवा रहा हूं बट है नहीं। सम ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड। आगे लिखो मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। आगे लिखो लेबर आवर रेट मेथड।
ठीक है। और सर और सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, हालांकि इस मेथड को तो आप हटा ही दो, ठीक है। मशीन आर को ही रखो, लेबर आर को छोड़ दो, ठीक है। इसी जगह लगो क्या नाम है, सिंकिंग फंड मेथड हो गया, एन्युटी मेथड लिख दो, बस बात खत्म करो। एन्युटी मेथड, आप सोचोगे कहाँ से लेबर वगैरह आप सुनोगे नहीं, इसलिए मैं लेबर को हटा भी दिया। सर मशीन आर मतलब जितनी घंटे मशीन को यूज करें, मशीन एन्युटी मेथड, ठीक है। रिवैल्यूएशन मेथड, ईटीसी बेटा, और सारे मैं कहूँगा ऐसे ऐसे बहुत सारे मेथड और भी हैं जो आपके क्या नाम है डेप्रिसिएशन पर होता है। डेप्रिसिएशन पर काफी सारे मेथड होते हैं, बट सबसे ज्यादा यूज होने वाले बेटा यही दो होते हैं, और यही आपके सिलेबस में है। जी सर, तो बेटा जल्दी से आप इनको लिख लीजिए, जल्दी से आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी से आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना बेटा, वो इस पर ही किया था, स्टेट लाइन वैल्यू मेथड पे। 1,1,1,1,1 करोड़ मतलब स्टेट लाइन, मतलब स्टेट डेप्रिसिएशन लगाना है। सर हो गया है, तो बेटा चलो एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल, एग्जांपल या फिर एग्जांपल से पहले मैं क्या नाम है स्टेट लाइन वैल्यू मेथड पे करा दूं। हाँ सर, स्टेट लाइन मेथड बेटा, स्टेट लाइन मेथड में क्या क्या यूज होने वाला है लिखो। स्टेट लाइन मेथड, या फिर इसको ओरिजिनल वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाना। सर ये कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकलता है, डेप्रिसिएशन निकलता है वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ एसेट लिखो, वैल्यू को छोड़ो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय, सर डिवाइड करेंगे किससे बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। ये सर ये तो हमेशा ही माइनस होगी बेटा, रेजिडुअल वैल्यू को घटा देंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ यूजफुल, नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ यूजफुल ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, बस ये लिख दो बेटा, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब कितने ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो यहाँ से जो भी आएगा बेटा, यहाँ से जो भी अमाउंट आएगा उसी को बोल देंगे डेप्रिसिएशन, उसी को बोलेंगे डेप्रिसिएशन, और ये हर साल के लिए बराबर रहेगा बेटा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, हर साल बराबर, हर साल बराबर, हर साल बराबर, इसको ओरिजिनल मेथड भी बोलते हैं। जी सर, तो हर साल बराबर रहने वाला है, तो इसका जल्दी से आप फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेजिडुअल या फिर स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ या ईयर्स, बेटा कितने समय के लिए ये यूज होने वाली है। अगर मंथ में है तो मंथ में डाल देंगे, और ईयर में है तो ईयर में डाल देंगे, जनरली ये ईयर में ही होता है। जी सर, हमने ये लिख लिया है। तो चलो बेटा अब करते हैं एग्जांपल, जल्दी से लिख लो। ये मेथड है बेटा, छोटा सा मेथड है, ये आपने ऊपर अभी किया है, ठीक है। तो बेटा लिखो एग्जांपल, बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स परचेज अ मशीन रुपीज 1,00,000 ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को उसने क्या खरीदी बेटा, एक मशीन खरीदी, whose यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स, 5 साल के लिए उसकी यूजफुल लाइफ है, ठीक है। ओके, यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा, 10 ईयर्स है, 5 ईयर्स है। एंड आफ्टर 10 ईयर, एंड आफ्टर 5 ईयर्स इट कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000, 10,000 की वो सेल भी हो सकती है, ठीक है। आगे लिखना है आपको, क्या करना है, बेटा आपको क्या करना है, 2020 में ये हो जाएगी। आगे क्या रखा है इसने, ऑन ऑन 1 अप्रैल 2023, ऑन 1 अप्रैल 2023 बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स परचेज अ न्यू मशीन, परचेज अ न्यू मशीन ऑफ रुपीज 50,000, whose which can be depreciated, which can be depreciated at the rate of 10% on original cost,
ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेटा, ठीक है ठीक है। 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2023 बिस्ला गारमेंट्स बियर ₹10,000 एज कैरिज मतलब भाड़ा लगा बेटा। जब ये बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी फिक्स एसेट्स स्टार्टिंग में खरीदते हैं उसके ऊपर कोई भी इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है, उसके ऊपर कैरिज का खर्चा आता है, वो उसके अंदर ऐड हो जाता है। ये चीज आपने जनरल एंट्री में भी की थी। मतलब यहाँ पर मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपये, ठीक है। यस सर। आगे लिखो, प्रिपेयर जनरलाइज लिखो, प्रिपेयर को छोड़ो, पहले आप जनरलाइज करो। जनरलाइज द अबव फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2024 बेटा। यहां तक आपको ये जनरलाइज करना है, ठीक है। जल्दी से जनरलाइज कीजिए बेटा, ठीक है। हालांकि बेटा यहां तक नहीं, मैं उसको और भी आगे तक दे सकता हूं, ठीक है। और आगे तक दे सर, तो बेटा ये लिखो। आप इसको जनरलाइज तो यहीं तक करो, जनरलाइज करो बेटा। आपको जनरल एंट्री डालनी है, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरा बच्चा जनरल एंट्री डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा। बेटा परचेज सेल की नॉर्मल है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और उसकी जनरल एंट्री कीजिए। मैं आपको पूरे 2 मिनट देता हूँ, ठीक है। करो, जनरल एंट्री डालनी और कुछ नहीं करना। जल्दी करो, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। आ जाए हम। आपके 2 मिनट हुए समाप्त, ठीक है। तो चलो बेटा मैं जनरल एंट्री करवाता हूँ इसके ऊपर। चलो हम जनरल एंट्री करवाते हैं आपको। सर सिंपल सी बात है, जनरल एंट्री तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये लो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है। जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ बिस्ला गारमेंट्स बेटा, इस तरह से लिखना है। और आपको चलो एंट्री करते हैं। नंबर 1 क्या कह रखा है, आराम से पढ़ते जाओ। बिस्ला गारमेंट्स परचेज ऑफ मशीनरी कब? 1 अप्रैल बेटा। तो डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2022। परफॉर्मा बना लेना आप, ठीक है। कब कह रखा है, ठीक है। अगर बिना परफॉर्मे करोगे तो भी कर दो, क्योंकि ये तो नॉर्मल है बेटा, मैं आप लोगों से वैसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। हुज यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर्स बेटा। जनरल एंट्री में 5 ईयर्स का तो कुछ करना नहीं है। हमें 1 लाख की मशीनरी खरीदी, कुछ नहीं कह रखा, तो मैं कैश में मानूंगा। तो वो मशीन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू कैश अकाउंट। ये एंट्री नहीं आती थी आपको? सर आती थी। लिखो बीइंग मशीन परचेज, बीइंग मशीन परचेज, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, आप क्या रखा है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 की बात कर रहा है। हुज यूजफुल लाइफ इज 5 इयर्स एंड आफ्टर 5 इयर्स इट कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ 10,000। तो बेटा इसका डेप्रिसिएशन कब लगेगा? सर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च को। अब 1 साल यूज हुआ, 31/4/2023 की बात आ जाओ, तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? ये सर डेप्रिसिएशन लगाओ बेटा। तो डेप्रिसिएशन निकलेगा सर वैल्यू ऑफ एसेट। सर वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? सर कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख रुपए की। जनरल एंट्री में मैं ये अमाउंट आपको डायरेक्टली लिख के दे देता था, इस तरह से है, लेकिन इसमें अब निकालना पड़ेगा। 1 लाख है और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? सर 10,000। तो रेजिडुअल वैल्यू को लेस कर देंगे और डिवाइड बाय कितने, यूजफुल लाइफ कितनी है? सर यूजफुल लाइफ है एसेट्स की 5 साल। तो बेटा कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा? सर डेप्रिसिएशन लग जाएगा इसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा सर 90,000 डिवाइड बाय 5।
ये आ जाएगा सर 18,000 रुपये, 18,000 ईच ईयर हम लगा देंगे। तो बेटा चलो करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बेटा ये तो आपको आता था लगाना, ये तो आपको एंट्री बचपन से आती है, ठीक है, एट्थ का मतलब जब आपने जनरल एंट्री की तब से आती है, ठीक है, लेकिन आपको ये अमाउंट निकालना ही सिखाना था मुझे, ठीक है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, ठीक है, यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा इसने पूछ रखा है हमें जनरल एंट्री पूछ रखी है 31/4 तक की, तो अभी और कर रही है, यस 1/4/2023 को इसने एक कर्मकांड और किया है बेटा। सर क्या किया है, इसने क्या रखा है 1 अप्रैल 2023 को बिस्ला गारमेंट परचेज अ न्यू मशीन, एक मशीन और खरीद ली, मतलब मशीन नंबर 2, एक तरह से इसका नाम दे देंगे, ठीक है। 50,000 रुपए की, इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा था 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो भी ओरिजिनल कॉस्ट हुई ना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो भी हुई, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन जो भी हुई उस पर 10% लगा देंगे ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, मतलब जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के ऊपर। ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी 1 अप्रैल 2023 बिस्ला गारमेंट्स बियर 10,000 एज अ कैरिज, ने क्या रखा है जब मशीन को खरीदा गया उस पर कैरिज लगा, कैरिज कितने लगा 10,000 रुपए का। और जब भी आपको पता है जब भी आप नई एसेट्स को खरीदते हो उस पर कुछ भी कैरिज लगता है, फ्रेट लगता है या इंस्टॉलेशन चार्जेस लगता है, तो वो उस एसेट्स के अंदर ही ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, इसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है। जी सर हमें ये पता है, तो हम क्या डालेंगे बेटा मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन 2 लिख दूं मैं यहाँ पे ताकि याद रहे, हाँ ये मशीन 2 है, मशीन 2 या फिर मशीन अकाउंट डेबिट सर 60,000 की आएगी क्योंकि 10,000 और इसमें ऐड हो जाएंगे। टू बैंक या फिर कैश अकाउंट, कुछ नहीं जाएगा सर हम कैश लिखेंगे, लो लिख दो बेटा कैश लिख दो, टू कैश अकाउंट, तो ये भी हो जाएगा 60,000। यहां बीइंग मशीन परचेज, बीइंग मशीन परचेज एंड कैरिज पेड, कैरिज पेड बेटा दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रखा है, इसके ऊपर 10% लगेगा और इसकी कोई स्क्रैप नहीं बता रखी बेटा, इसकी कोई भी स्क्रैप नहीं बता रखी, तो आप स्क्रैप को एज्यूम मत कर लेना, ठीक है। तो सर यहाँ पर आप चलते हैं 31/3/2024 को, तो सर यहाँ डेप्रिसिएशन 2 लगेंगे, एक तो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन बेटा वो तो हर साल 18,000 लग ही रहा है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है ये सर, एक तो वो 18,000, इसका कितना लगेगा सर, इसका लगेगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 2, सर मशीन 2 का डेप्रिसिएशन लगेगा 60,000, 60,000 का रखा ओरिजिनल कॉस्ट है, ये ओरिजिनल कॉस्ट ही है उस पर 10% बेटा, तो इस पे हर साल कितना लगेगा सर 6,000। तो मशीन 1 पर कितना डेप्रिसिएशन था सर, मशीन 1 का डेप्रिसिएशन था 18,000, तो कितना होगा टोटल डेप्रिसिएशन सर, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 24,000, कितना होगा 24,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डायरेक्टली लिख दो मशीन अकाउंट 24,000 रुपये। मशीन 1 मशीन 2 मैंने आपके लिए करवाया था, डायरेक्टली इसमें मशीन में ही चला जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बात समझे आई या नहीं आई। हालांकि इसके बाद ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा, वो वाली एंट्री मैंने अभी नहीं करी है आपको, ठीक है, यस सर वो वाली आपने एंट्री नहीं की है, ठीक है, अगर वो आप कहते हो तो मैं करवा दूं, ठीक है, अभी बट मैं वो एंट्री नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा, मैंने वो एंट्री अभी स्किप की है बेटा, ठीक है। तो जल्दी से बेटा लिख लो जिसका ये नहीं हुआ है, जल्दी से लिख लो और ये बता देना क्या ये एंट्री नहीं हुई आपसे, अरे क्या ये एंट्री नहीं हुई, जी सर हो गई हमसे एंट्री होगी, वेरी गुड, ये लो ये आप लोगों ने एंट्री कर दी है। इसके बाद बेटा लेजर बनाना, तो आपको लेजर नहीं बनाने आते, देख देख के लेजर नहीं बनाने आते सर, लेजर आते हैं, तो बेटा मशीन का लेजर बनाना, मशीन को हाँ मशीन का अकाउंट बनाना बेटा, मशीन का अकाउंट बनाना, सर अभी बनाते हैं मशीन का अकाउंट, ये लो लेजर नहीं बनाना आता क्या सर, आता है लेजर बनाना, ये लो तो हम मशीन का खाता बनाते हैं, ये आएगा बेटा पार्टिकुलर्स, यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ भी आएगा पार्टिकुलर्स और यहाँ भी आएगा बेटा अमाउंट, यहाँ भी आएगा अमाउंट, जी सर। तो ये तो हो जाती है बेटा डेबिट साइड आपको पता है, और ये होती है क्रेडिट साइड, ठीक है जी सर। तो सबसे पहले बेटा मशीन को देखना डेबिट क्या है क्रेडिट क्या, पहली एंट्री में सर पहली एंट्री हुई है हमारी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख से, तो मशीन के अकाउंट को डेबिट किया है सर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे बेटा। तो पहले करेंगे 1/4/2000, यहाँ पर भी बेटा डेट का कॉलम बनेगा, यहाँ आप सोचो मैं मास्टर जी ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एक डेट का कॉलम और बनता है बेटा, ये लो डेट, यहाँ पे डेट का कॉलम होता है, डेट और डेट इस तरह से होता है, ठीक है। तो 1/4/2020 को क्या करेंगे सर टू कैश अकाउंट,
कैश अकाउंट क्या हुआ सर, 1,00,000 रुपए की मशीनरी आ गई। बात समझ में आई या नहीं है? जी सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद बेटा देखना, उसके बाद सर, उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया सर 31/4 को, 31/4 को बेटा, 31/4 नहीं होता, 31/3 होता है, 31/3 को, ठीक है, 31/3 को हमने एक डेप्रिसिएशन चार्ज किया सर। डेप्रिसिएशन कितना बेटा 18,000 रुपए का। तो 18,000 का डेप्रिसिएशन जब चार्ज किया तो आपने मशीन को क्या किया सर, क्रेडिट किया है। तो आ जाओ बेटा, तो 31 तारीख को मशीन को आपने क्रेडिट किया है, 31/3/2000, ये 22 था और ये 23 हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के नाम से हमने मशीन को कितने से क्रेडिट किया है सर, मशीन को क्रेडिट किया है हमने 18,000 से। कितने से सर, 18,000 से। तो अब बेटा सेम वही इस तरह से करो। कौन सी साइड ज्यादा है सर, 1,00,000 ये वाली ज्यादा है। सेम बेटा वही चलेगा अकाउंट में, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता, ये वही सारी पुरानी चीजें, ठीक है। तो सर 1,00,000 में से 18,000 गए, कितने बचे सर, 1,00,000 में से 18,000 गए बेटा, ये बचे 82,000 रुपए। तो इसको बन लेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी। वही लेजर बन रहा है बेटा, कुछ नहीं लेजर बन रहा है, ऐसे लेजर बनाते थे ना जी सर। तो अब आ जाएगा 1/4/2023 टू बैलेंस बीडी। अगले दिन इसका बीडी बैलेंस हो जाएगा सर। बीडी बैलेंस कितना आएगा, वही जो सीडी था बेटा, ये था 82,000 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर। और बेटा 1/4/23 को एक कर्मकांड और हुआ है सर। क्या हुआ है देखो, आप देखो सर, एक मशीन और खरीद ली गई है 60,000 रुपए की। तो मशीन को क्या किया आपने, डेबिट किया है रीजन कैश। तो मशीन के खाते को भी क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे टू कैश। कितने रुपए से सर, 60,000 से। अरे सर ये तो सो सिंपल सर, लेजर चल रहा है। हाँ बेटा लेजर ही चल रहा है। मैंने कहा ना कि अकाउंट के अंदर सारी चीजें लिंक हैं, इंटरलिंक है। आपने एक बार जनरल सीख लिया, लेजर आ गया, लेजर सीख लिया तो आगे सारी चीजें आती रहेंगी आपको, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर 60,000 हो गया। और बाद में आएगा बेटा 31/3/2024 को बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा, मैंने डेप्रिसिएशन भी निकाल रखा है। तो सर डेप्रिसिएशन आएगा 24,000 रुपए। एंट्री क्या डाल रखी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी को आपने क्रेडिट कर रखा है, तो यहाँ डाल दो 24,000 रुपए, यहाँ डाल दो 24,000 रुपए, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तो इतना ही है, बट मैं इस क्वेश्चन को आगे कराऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को आगे तक लेके जाऊंगा, है सर, आगे तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल मैं इस क्वेश्चन को आगे तक लेके जाऊंगा, मतलब 1 साल का और बना देता हूं मैं, ठीक है। हालांकि 1 साल का और बना देता हूं जी सर, 1 साल का और बना दो ताकि हमें समझ में आ जाए। हालांकि जितने साल का क्वेश्चन ने कह रखा होगा हम उतने साल का बना देंगे। तो 82,000 और 60,000 कितना हो जाएगा, 82,000 और 60,000 हो जाएगा ये 1,42,000। क्वेश्चन ने तो इतना ही मांगा था बेटा, बट हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, 1 साल का और बनाएंगे। यहाँ आएगा 1,18,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1 साल का और बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ आ जाएगा 1/4/2024 टू बैलेंस ब्रोड डाउन। बेटा सर ब्रोड डाउन कितना आएगा बेटा, 1,18,000 और इस पर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा सर, 31/3/2025। मतलब सर डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा, यस डेप्रिसिएशन हर साल लगता है बेटा। तो यहाँ आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर, डेप्रिसिएशन देखो मशीन ए पर तो 18,000 लग रहा है और मशीन बी का हमने निकाला था 60,000 का 10%, दैट इज 6,000 रुपीज। तो सर यहाँ पर 24,000 ही आएगा। और यहाँ पर आ गया बेटा, ये हो गया बंद 1,18,000 और ये भी हो गया बेटा बंद 1,18,000 और बाय बैलेंस सीडी 1,18,000 में से 24,000 को लेस कर दें बेटा, ये आएगा 94,000। इस तरह से बेटा आगे तक चलाना है तो आगे तक यह खाता चलता रहेगा, ये अकाउंट्स आगे तक चलता रहेगा जी सर। इस तरह से बेटा ये एंट्री होती है, ठीक है। इस तरह से बेटा मैं इस खाते को आपको दिखा देता हूं, आप ये खाता कंप्लीट करो, उसके बाद मैं आपको आगे डेप्रिसिएशन का अकाउंट और सिखा देता हूं। जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से साफ साफ बनाइए। आ जाओ सर। तो अब चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट यार, लग गया, हम करते हैं ना इसको तो कुछ तो हमारा ये पेन है ना, हमें पेन का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो सर आप क्या समझाने वाले थे बेटा, ध्यान सुनो। मैंने कहा ये आपको मैंने फाइनल अकाउंट में करवा रखी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करवा रखी है, ये सारी एंट्रियां जो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं भी तो बेटा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो जो भी ये डेप्रिसिएशन होता है ना बेटा, जो भी आपने डेप्रिसिएशन निकाला है, जो भी डेप्रिसिएशन निकाला है, जो भी डेप्रिसिएशन निकाला, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट,
जी सर। तो अब मैं डेप्रिसिएशन का खाता बनेगा, ये सर डेप्रिसिएशन का भी खाता बनेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का खाता बनाऊं, हाँ सर डेप्रिसिएशन का भी खाता बनाऊं, बना लेंगे। उससे पहले बेटा आपको पता है डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ये सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मैंने अभी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट किया है, अभी अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट किया, वहां पर आपने देखा था कि डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है सर, डेबिट होता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने से, 18,000 से। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा कर रखा है नहीं कर रखा, जी सर हमने ऐसा कर रखा है, मेरे ख्याल से हमने अभी लास्ट में ही ये एंट्री सीखी थी। जी सर। तो क्या करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीजन बीइंग प्रॉफिट एंड रीजन बीइंग डेप्रिसिएशन। तो हमने ये कर दिया, तो यहाँ से देखिए डेप्रिसिएशन का भी खत्म हो गया बैलेंस, ठीक है। और लास्ट में बेटा हम क्या करेंगे सर, ये डेप्रिसिएशन जो 24,000 का है ना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट सर 24,000 रुपये। 31 मार्च को ही ये एंट्री होती है बेटा, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एंट्री हम अभी अभी सीख के आए हैं। यस सर बेटा, मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक है और सेल है, उसको कहाँ डालेंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। कैसे सर, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसलिए उनको मैंने क्रेडिट कर दिया है ट्रेडिंग अकाउंट को। और डेप्रिसिएशन के कारण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो इसको तो डेबिट कर दिया, रीजन बीइंग डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा जल्दी से लिख लीजिए, तो ये दो ही एंट्री होंगी, हाँ बेटा यहाँ पर तो ये दो ही एंट्री होंगी। और अब डेप्रिसिएशन का लेजर और बना देते हैं, ठीक है। चलो बेटा डेप्रिसिएशन का लेजर और बना देते हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर इसको अच्छे से बनाओ ना, लो। याद आपको, मैंने कहा डेप्रिसिएशन क्या है, खर्चे का लेजर है, तो खर्चे का लेजर कभी बीडीसीडी बैलेंस नहीं बचता। यस बेटा, वो सारी सारी जो चीजें मैंने बता रखी है ना, वो सारी सारी चलने वाली है, टेंशन मतलब कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई, पूरा पूरा ये लेजर ही है और कुछ नहीं चल रहा। तो सर यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगी डेट, यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आएगा अमाउंट, यहाँ फिर डेट, और यहाँ फिर पार्टिकुलर्स, और फिर यहाँ अमाउंट। मैंने आपको सेल का तड़का नहीं दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में, मैंने परचेज का तड़का दिया है, ठीक है। यस सर, अच्छा कि आपने नहीं दिया। तो मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कब आई, चेक करो डेप्रिसिएशन की एंट्री कब आई। सर डेप्रिसिएशन की एंट्री आई थी पहली 31/3/2023 को, कितने रुपए से सर, 18,000 से। 31/3/2018 को, तो यहाँ लिखो 31/3/2022 को बेटा, 23 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सर, आपने एंट्री हमने डाली थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो टू मशीन के कारण इसको हमने डेबिट किया है, कितने से, 18,000 से। कितने से, 18,000 से। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 18,000, ठीक है। और ये 18,000 बेटा, उसके बाद हमने क्या एंट्री की बेटा, 18,000 आते इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये बात मैं वहां भी करवा के आया था, आप लोगों को बताया था मैंने, आप लोगों को सर क्या बताया था आपने हमें, मैंने ये बताया था कि कोई भी खर्चा है तो उसका बैलेंस बीडीसीडी नहीं बचेगा, उसको या तो ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाएगा। आज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 18,000 बेटा, ये यहाँ चला जाएगा। जी सर 18,000 हमने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद भी ऐसे ही बेटा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा खाता। 31/3/2024 को टू मशीन अकाउंट से हमारा कितना डेप्रिसिएशन आया सर, 24,000 रुपये आया। तो 24,000 आया तो 24,000 को यहाँ डाल दो, 31/3/23, 31/3/24, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारा सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चला जाएगा। 24,000, 24,000 एंड 24,000। एक साल का और मैंने सेवा खरीदी, तो मैं यहाँ भी सेवा कर देता हूँ। 31/3/2025, 31/3/2025 में क्या आएगा सर, टू मशीन, वो भी 24,000 आया था, तो मैं 24,000 यहाँ लिख दूंगा। और 31/3/25 में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज 24,000 बेटा। सिंपल, सो सिंपल बेटा, ये लेजर ही तो बना रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, लेजर ही बना रहा हूँ। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, कल हम आपकी बुक के क्वेश्चन करने वाले हैं। लिखो जल्दी से लिखो। जी सर हो गया है। तो चलो बेटा मैं आपको एक बार और बताता हूँ। बेटा ये क्या है सर, मशीनरी है सर। बेटा ये क्या है सर, ये मशीनरी का खाता। ये किसका, मशीनरी। मशीनरी क्या है सर, हमारी एसेट्स है।
ठीक है। अब बताना एसेट्स को अगर बढ़ाना है तो क्या करो सर, डेबिट करो, और एसेट को कम करना है तो क्या करो, क्रेडिट करो। बात ध्यान सुनो, जब आपने एसेट्स खरीदी तो आपकी एसेट बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने एसेट्स को बढ़ा दिया। डेप्रिसिएशन के कारण एसेट्स गिरती है, हाँ, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। जब मैंने दोबारा से खरीदा तो एसेट्स बढ़ रही है, और मैंने डेप्रिसिएशन लगाया तो एसेट्स गिर रही है। अगर मैं यहां पर सेल कर देता तो डेबिट करता है क्रेडिट करता है बेटा मशीन अकाउंट को? सर मशीन अकाउंट एक एसेट अकाउंट है, और मशीन एसेट को जब सेल करते हो दैट इज कम करना है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, वो वाला तड़का मैंने नहीं लगाया है। मशीन अकाउंट दैट इज एसेट्स अकाउंट है, एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो डेबिट साइड, कम होगी तो क्रेडिट साइड। सर एसेट बढ़ती कब है, जब आप खरीदते हो, और एसेट्स कम कब होती हैं, जब आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो या उसको सेल कर रहे हो। जी सर, बात समझ में आ गई है। तो चलो बेटा एक बार मैं आपको इसकी क्विक रिवीजन दे देता हूँ। जी सर क्विक रिवीजन दे दो, एक नया पेज लेना होगा मेरे को, ठीक है, नया पेज लेना होगा। तो आपका जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड ही है, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, इसके नाम है। और दूसरा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके भी अलग अलग नाम है। इसके 3 नाम मैंने बता दिए हैं, 2 लिखवा के, एक और लिखवा देंगे जब मैं इसकी डेफिनेशन कराऊंगा तब बता देंगे। तो सर आपने क्या कराया, सबसे पहले तो सर आपने बताया हमें डेप्रिसिएशन क्या होता है। सर डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, ये डेप्रिसिएशन जो भी होता है ये रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है, जो कि वियर एंड टियर ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के बीतने के कारण जब जब हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है उस पर ही डेप्रिसिएशन लगता है। ध्यान रखना बेटा, डेप्रिसिएशन किस पर नहीं लगता बेटा, ध्यान रखना। सर कैश पे लगेगा, नहीं सर कैश नहीं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन के लिए मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए या फिर अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए, अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए। उसके साथ सर प्लस ये क्या होनी चाहिए, सर किसके लिए यूज होनी चाहिए, किसके लिए सर यूज होनी चाहिए, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इसको बोलते हैं, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सर प्लस इसकी जो लाइफ होनी चाहिए वो लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए, अनलिमिटेड लाइफ नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान सुना बेटा, क्या लैंड, ओनली लैंड है बेटा, ओनली समतल जमीन मेरे पास है, तो क्या उस पर कोई डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? सर समतल लैंड है तो वो तो रहेगी आपकी। उस लैंड पर किस तरह का डेप्रिसिएशन? सर बेटा ध्यान रखना, लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। हालांकि डेप्रिसिएशन ये सारी कंडीशन फुलफिल करती है नहीं करती, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यस, यूज फॉर यस, लेकिन लिमिटेड लाइफ होती है क्या सर? लैंड की तो अनलिमिटेड लाइफ होती है एक तरह से, हाँ या ना? यस सर, लैंड को तो आप कितने ही समय के लिए यूज करो, उस पर क्या दिक्कत, उस पर वियर एंड टियर भी नहीं लगना। सर आपने बिल्डिंग बना रखी है, व्हाइट वॉशिंग कम होती, व्हाइट वॉशिंग झड़ती जाती है, कम होती जाती है, व्हाइट वॉशिंग खराब होती जाती है, बिल्डिंग में कुछ क्या नाम है, जैसे कुछ ईंट दरारें आ गई बेटा उसके अंदर, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ऐसे ही मशीन, सर लैंड तो सर समतल जमीन है, उसकी तो अनलिमिटेड लाइफ है एक तरह से, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कभी कभी इसकी लिमिटेड लाइफ हो जाती है, और जब ये लिमिटेड लाइफ हो जाती है तो उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो उसके लिए हम वेट करते हैं, उसके लिए वेट करते हैं। अभी आप ये ध्यान रखिए, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है, ये बात लिख भी लेना, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसको बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। सर क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो भी है आपकी, सर उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे सर, रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से, डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ से, जितनी भी इसकी यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ सर जितनी भी इसकी यूजफुल लाइफ है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसकी मैंने एंट्री, हालांकि जनरल एंट्री आपको करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जनरल एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लेजर अकाउंट बनाना है, लेजर अकाउंट मैंने आपको बना के दिखा दिया है। जब भी एसेट्स खरीदेंगे तो क्या नाम है, जो भी एसेट है उसको डेबिट करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन से एसेट्स क्या नाम कम होती जाएगी, इसलिए क्रेडिट साइड कर देंगे, और सेल करेंगे तब भी एसेट्स कम होती जाएंगी, उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आज आपको स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड ही करवाया है, इसके बेस पर मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन है आप लोग घर से ट्राई करके लाओगे, कल आके मैं करवाऊंगा, कल आके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। चैप्टर नंबर है आपका 16, चलिए कितनी क्लासेस में हो जाएगा, मेरे ख्याल से 4-5 क्लास लग जानी चाहिए, 5 एवरेज 5 क्लास लगती है मेरी इसके ऊपर, ठीक है। देखते हैं आप लोगों की कम लगती है या ज्यादा लगती है, चेक करता हूँ बेटा, चेक करता हूँ। पहले तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊं मैं आप लोगों को बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 38 है, और आप कहां तक कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या आप कर नहीं सकते 10, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग कर सकते हो,
क्वेश्चन नंबर 10 तक आप कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कल करके लाना है और उसके बाद हम आगे आपको देंगे। तो पहली 37 है, पहली क्लास में 10 क्वेश्चन दे दिए, तो मैं 2-3 क्वेश्चन इस पे कल करवा दूंगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका होमवर्क है, ठीक है। अरे सर वो बता दो ना अकाउंटिंग ईयर ये वाला, चलो मैं आपको बता देता हूँ बेटा जल्दी से, आपको एक चीज और बता देता हूँ। सर क्या एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है अकाउंटिंग ईयर, हाँ तो वर्ड भी आ गया ना अकाउंटिंग ईयर, यस सर। और एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है बेटा कैलेंडर ईयर। ये क्या क्या होते हैं बेटा ईयर 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 ईयर, पहली बात तो ये एक साल के होंगे, आपको पता है हर एक के लास्ट में ईयर दे रखा है, एक एक साल के होते हैं। बेटा कैलेंडर ईयर बता देता हूँ, कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से टू 31 दिसंबर तक बेटा, ऐसे रहता है ना, हाँ सर ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये रहता है जी सर। उसके बाद चलते हैं बेटा अकाउंट फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया था आपका, अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, जो चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से टू 31 मार्च, टू 31 मार्च, ध्यान हो ना, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर भी हो गया हमारा, कैलेंडर ईयर भी होगा। अकाउंटिंग ईयर होता है बेटा जिस पीरियड के लिए, और विच पीरियड, पीरियड पब्लिक ईयर you are making, you are making your account, you are preparing your account। तो मतलब सर ये क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर बेटा एक साल का हो गया, आप कभी से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज सर 1 जनवरी से हम 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, यस ये आपका अकाउंटिंग ईयर हो गया। सर 1 अप्रैल से हम 31 मार्च कर सकते हैं, यस ये आपका अकाउंटिंग, मतलब सर आप लोग यहां से यहां तक के खाते बना रहे हो। मैंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, कैलेंडर ईयर क्या होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। लेकिन आप खाते कब से कब के बना रहे हो, एक साल के बना रहे हो। मैं आपने कहा कि भाई हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होगा ना, हम 1 अप्रैल से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक बनाएंगे, तो आपका अकाउंटिंग पीरियड हो गया बेटा। और मैंने आपने कहा कि हम बनाएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये आपका अकाउंटिंग पीरियड या फिर अकाउंटिंग ईयर हो गया। लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं, हम तो 1 जून से हम बनाएंगे 31 मई, तो ये आपका अकाउंटिंग ईयर हो गया बेटा। मतलब जिस साल के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है। जनरली बेटा आमतौर पर यही अकाउंटिंग ईयर होता है और यही फाइनेंशियल ईयर होता है, यही क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भाई आप लोग क्या कर सकते हैं, हम अलग अकाउंटिंग ईयर भी चूज कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई सर। फाइनेंशियल ईयर ही हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, बट कभी कभी हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली नहीं चलते, हम अपना अलग से एक साल का डाटा प्रिपेयर करते हैं जी सर, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड तो सर अलग अलग हो सकता है, अकाउंटिंग ईयर अलग अलग हो सकता है, कैलेंडर ईयर सेम रहता है, फाइनेंशियल ईयर सेम रहता है, ठीक है। तो ओके बेटा, आज हमने काफी कुछ किया, डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा समझा बेटा। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है, किस पर लगता है, कैसे लगता है, एक बार बताना, क्या डेप्रिसिएशन कैश पर लगता है? अरे सर पहली बात तो सर वो 3 चीजें को फुलफिलमेंट करो। पहला क्या नाम है, जो भी डेप्रिसिएशन लगता है वो किस पर लगता है, उस एसेट्स को आपको यूज करना पड़ेगा मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। तो बेटा कैश को तो आप कभी भी यूज कर देते हो, तो नहीं हुई फुलफिल। लेकिन फिर भी सर हम आगे चलते हैं, वो कहता है कि इसका आपको यूज करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज और सप्लाई ऑफ द गुड्स के लिए, तो सर ये भी यहाँ नहीं आ रहा है। और नंबर 3 सर उसका क्या होना चाहिए, लिमिटेड लाइफ, हालांकि इसकी तो लिमिटेड लाइफ है, बहुत जल्द यूज कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या कैश हमारा डेप्रिसिएशन लगे, नहीं सर ये तो पहली ही गाथा से बाहर निकल गया, क्योंकि मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर ऐसा थोड़ा है 500 का नोट आप रखे रखोगे, नहीं सर ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये हमारी करंट एसेट्स होती है, ठीक है, ये हमारी करंट एसेट्स होती है, और डेप्रिसिएशन हमेशा ही फिक्स एसेट्स पर ही लगता है, ठीक है। ओके बेटा, और फिक्स एसेट क्या होती है, जिनको हम मोर देन बिजनेस के लिए यूज करते हैं, और उसकी लाइफ जनरली मोर देन, जनरली नहीं आमतौर पर होती है क्या है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है बेटा। आज हमारी ये पहली क्लास थी डेप्रिसिएशन की, उसके बाद हम हमारी कंटिन्यूअस बेसिस पे अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कल होगी, और 4 से 5 लेक्चर में हम डेप्रिसिएशन को कंप्लीट कर देंगे। और होप सो आप लोग जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग होमवर्क करके लाओगे, ठीक है, करके लाना है, ऐसे नहीं करना, हाँ करके लाओगे। 10 के 10 क्वेश्चन आप ट्राई करो, जहां पर आपकी दिक्कतें आएंगी उस हम दिक्कतों को हम कल सोल्व करेंगे। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।